गुड मॉर्निंग गाइस। माई सेल्फ आदित्य कुमार सिंह, ये फिजिक्स टीचर फ्रॉम फिजिक्स ज्ञान चैनल। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एटम न्यूक्लियाई का सेकंड पार्ट। तो बच्चों, ये जो सेकंड पार्ट है ये बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। और सबसे पहले मैं आप लोगों को सॉरी बोलना चाहता हूँ कि मैं एक महीने से वीडियो नहीं बना पा रहा था। मेरी लास्ट वीडियो एटम न्यूक्लियर 01 थी, ये एटम न्यूक्लियर 02 है। इस दोनों वीडियोस के जो ड्यूरेशन है वो एक महीने का गैप हो चुका है। सॉरी बच्चों, एक्सट्रीमली उसके लिए सॉरी। मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ आप लोग को। मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, इस वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था और मेरे कुछ पेपर्स भी थे, जिस वजह से मेरे दिमाग में कंटेंट तो था कि मुझे बच्चों को ये पढ़ाना है, पर मैं पढ़ा नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे पास समय नहीं मिल रहा था। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं एटम न्यूक्लियर 02। पर उससे पहले हम लोग हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं कि एटम न्यूक्लियर 01 में हम लोग ने क्या पढ़ा था। अगर अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा एटम न्यूक्लियर 01 और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के वीडियोस नहीं देखे तो यहाँ पे आई बटन पे आप लोग को शो हो जाएंगे प्लेलिस्ट, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी टाइप का डाउट आएगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे पूछ सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पे भी हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसका नाम है फिजिक्स ज्ञान। और ये पूरे टेलीग्राम पे एक ऐसे मेरा ओरिजिनल चैनल है। अगर आपको ऐसा चैनल कोई और दिखे समझ जाइए वो मैं नहीं हूँ। तो चलो बच्चों, हम लोग हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं फटाफट, एकदम एकदम माइंड मैप बना लेते हैं कि हम लोग एटम न्यूक्लियर 01 में क्या पढ़े थे। एटम न्यूक्लियर 01 में हम लोग ने पढ़ा था अल्फा अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग पढ़ा था हम लोग ने। कौन 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 खोज किया था अल्फा पार्टिकल्स, मतलब जो स्कैटरिंग थी वो कौन करवाया था? वो करवा रहे थे रदरफोर्ड। रदरफोर्ड अपने स्टूडेंट से कहे थे, एच एच जाइगर और गोल्डस्टीन से कहे थे कि जाओ देखो अल्फा पार्टिकल का की स्कैटरिंग कराओ। मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ तो पॉइंट्स छूट रहा है बच्चों, जिसकी वजह से मैं खोज नहीं कर पा रहा हूँ। इस वजह से एच जाइगर ने और उनके साथी ने मिलकर ओ मच्छर है यार, कितने बहुत मच्छर है। तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग करवाई। तब उन तीनों को जाके ये पता चला कि जो एटम होता है वो बेसिकली एम्प्टी होता है। इसका मतलब ये है कि जो एटम होता है वो मेजॉरिटी ऑफ स्पेस एटम में खाली होता है। केवल 99% केवल 1% एटम ऑक्यूपाई करता है स्पेस, बाकी पूरा खाली रहता है। और जो मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको इसको प्रैक्टिकल लाइफ से समझना है तो आप इस तरह से समझ सकते हो कि जिस रूम में आप अभी बैठ के वीडियो देख रहे हो, जिस रूम में आप बैठ के वीडियो देख रहे हो, चाहे वो आपका रूम हो, चाहे आपके पापा मम्मी का रूम हो, या फिर दीदी भैया का रूम हो, अगर आप बैठ के उस रूम में ये मेरा वीडियोस देख रहे हो तो मान लो कि जिस रूम में आप बैठ के वीडियो देख रहे हो वो पूरा एटम है। और पता है आपको बच्चों, जो एटम का न्यूक्लियस है वो कितना बड़ा होगा? साइज ऑफ अ न्यूक्लियस एटम के कंपेरिजन में कितना बड़ा होगा पता है? अंदाज़ा दूँ तो तुमको देता हूँ। मान लो आप इस रूम में बैठे हो, ये मेरा रूम है जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे कॉलेज स्टार्ट होने वाले हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मान लो इस रूम में आप बैठे हो और आपके आपके हाथ में एक सुई है, होता नहीं कपड़ा सिलने वाली सुई होती है, वो सुई आपके हाथ में है। अब ध्यान से देखना, हम लोग रेफरेंस के लिए इस रूम को मान रहे हैं एटम, एक न्यूट्रल एटम मान रहे हैं हम लोग इस रूम को। और इस न्यूट्रल एटम का न्यूक्लियस पता क्या होगा? जो सुई की नोक है ना, जो सुई की टिप है, जो सुई की नोक है, वो इस पूरे एटम का न्यूक्लियस होगा। तो हमें क्या पता चला कि अगर हम लोग इस पूरे रूम को एटम माने हैं तो उसका न्यूक्लियस, उसका मेजॉरिटी ऑफ मास, मेजॉरिटी ऑफ चार्ज एक सुई की नोक पे कंसंट्रेटेड है। इससे हमें ये पता चलता है कि न्यूक्लियस बहुत ही ज़्यादा डेंस है, बहुत ही ज़्यादा डेंस है। मैक्सिमम एटम खाली है, बिल्कुल खाली है, पूरी तरह से खाली है, एकदम खाली है। तो ये रही बात एटम न्यूक्लियस 01 की। अब हम लोग बात बढ़ते हैं एटम न्यूक्लियस 02 की तरफ। उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या कि रदरफोर्ड जो न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम है, जो रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल था एटम का, वो हम लोग को क्या क्या पॉइंट्स बताता है। मतलब कहने का ये हुआ कि जो रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग कराई थी, जो उस एक्सपेरिमेंट से जो आउटकम्स निकले हैं, हम लोग होता है ना इनपुट होता है आउटकम होता है, इनपुट आउटपुट, कि हम लोग कुछ किए जिसका आउटपुट निकला, तो वही उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका आउटपुट क्या निकला, चलिए आज हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखो बच्चों, जो पहला पॉइंट है लिखा है, जो मैंने अभी बताया था कि मैंने बताया था कि जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो एटम होता है वो मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ एटम खाली होता है, जो उसका मास होता है ना वो कॉन्सेंट्रेटेड बहुत छोटी सी जगह होता है। तो वही चीज़ इन्होंने बताया है कि मोस्ट पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। बाबू ये ई है, यू नहीं है, हाँ। मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी।
इसका मतलब ये हुआ ना कि मेजॉरिटी ऑफ एटम का जो एटम है वो खाली ही है, बिल्कुल खाली है। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, देखते हैं हम लोग। देखिए लिखा है सेकंड पॉइंट में, देयर इज सम पॉजिटिव पार्ट इन एन एटम इन वेरी स्मॉल स्पेस। अब देखो ये बात भी मैंने फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को कह दी थी। क्या लिखा है इसमें, देयर इज सम पॉजिटिव पार्ट, देयर इज सम पॉजिटिव पार्ट इन एन एटम इन वेरी स्मॉल स्पेस। कहने का मतलब ये है कि जो एटम का पॉजिटिव पार्ट है, जो एटम एक देखो एटम में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस होते हैं, तो इसमें ये कह रहा है, तो रदरफोर्ड ने ये बताया कि जो एटम का पॉजिटिव पार्ट होता है पूरे एटम के कंपैरिजन में एक बहुत छोटी सी जगह पे कंसंट्रेटेड होता है, वेरी स्मॉल स्पेस। देखो लिखा है दिस इज देयर सम पॉजिटिव पार्ट इन एन एटम इन वेरी स्मॉल स्पेस। यहाँ पर तो वेरी स्मॉल स्पेस कह लो या फिर कह लो वेरी डेंसली कंसंट्रेटेड एरिया में बंधा होता है क्या, पॉजिटिव पार्ट एटम का। अब दूसरी बात ये, तीसरी बात, द पॉजिटिव पार्ट इज कंसंट्रेटेड इन वेरी डेंस एरिया कॉल्ड न्यूक्लियस। बाबू यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं होगा, सॉरी न्यूक्लियस होगा। द पॉजिटिव पार्ट इज कंसंट्रेटेड इन वेरी डेंस एरिया कॉल्ड न्यूक्लियस। सॉरी बच्चों यहाँ थोड़ी गलती हो गई, यहाँ पे होगा न्यूक्लियस। इसमें ये लिखा है, इसमें ये बोल रहा है जो वो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होता है ना, जिसमें पॉजिटिव पार्ट लाइक करता है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज लाइक करता है, उस डेंसली पॉपुलेटेड एरिया का कुछ तो नाम होगा ना, कुछ तो नाम होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि हम लोग कहते जाएंगे कि अरे जो वो एटम है जो उसका पॉजिटिव पार्ट है वो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में है, ऐसा बोले तो बहुत मुश्किल होगा। तो हम लोग हर एक चीज़ का साइंस में हर एक चीज़ का नाम होता है, यहाँ तक कि जो हमारा बॉडी है, हम लोग ह्यूमंस हैं, हमारा नाम भी होमो सैपियंस है, और जो हम मशरूम खाते हैं उसका नाम भी साइंटिफिकली एगेरिकस है। यानी मतलब साइंस ने साइंटिफिक नेम हर चीज़ को दिया हुआ है। तो वही इसमें रदरफोर्ड ने ये कहा, रदरफोर्ड ने कहा कि जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है जिसमें पॉजिटिव पार्ट पूरे एटम का लाइक करता है उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस, उसको हम लोग अब से कहेंगे न्यूक्लियस। इन्होंने अपने आउटकम में ये कहा था कि, फिर से सुनो, इन्होंने अपने आउटकम में ये कहा था बच्चों कि जिस डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में पॉजिटिव पार्ट लाइक करता है, पूरा का पूरा पॉजिटिव पार्ट या पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज एटम का लाइक करता है, वो लाइक करेगा एक हाई डेंसिटी पॉपुलेटेड एरिया में, उस हाईली डेंसिटी पॉपुलेटेड एरिया को ही हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। और अगर एक एक्स्ट्रा टिप के लिए बता दे रहा हूँ, अगर उस हाईली डेंसिटी पॉपुलेटेड एरिया में पॉजिटिव के साथ साथ मतलब प्रोटॉन के साथ साथ या फिर पॉजिटिव चार्ज के साथ साथ एक न्यूट्रल चार्ज भी अगर हो, अगर जनरली नहीं है मतलब नॉर्मली, अभी मैं वैसे हम लोग पढ़ रहे हैं पॉजिटिव पार्ट के बारे में, पर अगर गलती से या फिर एज्यूम कर लो कि अगर ये डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है हमारा, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, अभी से डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में अगर पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव पार्ट के साथ साथ अगर एक न्यूट्रल चार्ज या न्यूट्रल पार्टिकल आ गया रहने के लिए रिक्वेस्ट करके, तब उस हाई डेंसिटी पॉपुलेटेड एरिया को न्यूक्लियस नहीं कहेंगे, हम लोग कहेंगे न्यूक्लियॉन्स। क्या कहेंगे, न्यूक्लियॉन्स कहेंगे, न्यूक्लियॉन्स कहेंगे, समझे। तो ये था थोड़ी एक्स्ट्रा बात। अब पढ़ते हैं हम लोग चौथे पॉइंट पे। देखो, अप्रोक्स साइज ऑफ न्यूक्लियस इज 10 to the power -15 मीटर एंड साइज ऑफ एटम इज 10 to the power 10 मीटर। समझ रहे हो उसका मतलब? चलो मैं फील देता हूँ इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ, एक मिनट रुको बच्चों। हाँ, इसका मतलब ये हुआ, इसमें मैंने ये पॉइंट लिखा है रदरफोर्ड का कि अप्रोक्स साइज ऑफ न्यूक्लियस इज 10 to the power -15 मीटर एंड साइज ऑफ एटम इज 10 to the power -10 मीटर। तो भाई जो मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में अपने कि अगर तुम अपने जिस कमरे में बैठ के पढ़ रहे हो उस कमरे को अगर तुम एटम मानते हो, उस कमरे को अगर तुम लोग एटम मानते हो, तो जो उस एटम का न्यूक्लियस होगा वो सुई का जो टिप है जिससे हम लोग कुछ चुभती और आउच बोलते हैं, तो जो वो टिप है सुई का वो टिप है, तो वो रहेगा आपका न्यूक्लियस। ये रूम आपका एटम हो गया पूरा,
और सुई का जो टिप है सेंटर में खड़े हो जाओ रूम में और सुई की टिप को लेकर, तो वो आपका होगा न्यूक्लियस। इतना खाली स्पेस होता है और इतना डेंसली पॉपुलेटेड होता है और इतना ज़्यादा डिफरेंस होता है साइज़ में एक एटम के और उसके न्यूक्लियस के। अब आया चौथा पार्ट, पांचवा पॉइंट है। देखो बच्चों, आज की लेक्चर थोड़ी लंबी होगी और बहुत मज़ेदार होगी, चिंता ना करो, बहुत दिन बाद मैंने पढ़ाने आया हूँ, मेरे पास फुल एनर्जी है। आप भी फुल एनर्जी के साथ फटाफट आ जाओ पढ़ने के लिए। अगर अभी तो हाँ बच्चों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको इसी तरह के मज़ेदार कंटेंट मिलते रहेंगे मज़ेदार तरीके से। अगर आप लोगों ने मेरे नोट्स डाउनलोड नहीं किए हैं या फिर आप लोगों ने मेरे वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप लोग मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट खोल सकते हैं। तो लिखा है फिफ्थ पॉइंट देखिए। रुको मैं बच्चों में पंखा चला दूं, थोड़ा गर्मी लग रही है और मच्छर भी कट रहे हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट पर्टिकुलर एंगल इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल फॉइल। देखो बच्चों, ये पॉइंट उन्हीं बच्चों को समझ आएगा जिन्होंने मेरा पहला वीडियो देखा है एटम न्यूक्लियर का। उन्हीं बच्चों को मेरा ये पॉइंट समझ में आएगा और ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि दोनों के सिलेबस में इसका जिक्र किया गया है, इसका वर्णन किया गया है। तो इसमें ये कह रहा है कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने मैंने एटम न्यूक्लियर का 01 का पहला पार्ट देखा हुआ है, तभी मैं आप लोग को समझा पाऊंगा। उसमें लिखा है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट पर्टिकुलर एंगल इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल फॉइल। इसमें कहने का मतलब ये है कि हम लोग, चलो मैं बता ही देता हूँ कि हम लोगों ने देखा था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में कि जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो एटम के पास या न्यूक्लियस के पास आते ही, दूसरे मेटल के न्यूक्लियस के पास गोल्ड फॉइल, मान लो हाँ गोल्ड फॉइल था, गोल्ड फॉइल के एटम या न्यूक्लियस के पास आते ही अलग अलग एंगल से डेविएट हो रहे थे। तो जो उनका डेविएशन है ना अलग अलग एंगल पे, जो अल्फा पार्टिकल का डेविएशन है अलग अलग एंगल पे गोल्ड फॉइल के टकराने से पहले का जो डेविएशन है गोल्ड फॉइल का, वो डिपेंड सॉरी अल्फा पार्टिकल्स का जो डेविएशन होता है वो डिपेंड करता है कि आप उस अल्फा पार्टिकल को किस मेटल से टकरा रहे हो, किस मेटल से टकराहट कर रहे हो उसकी, आप उस पर डिपेंड करता है। मान लो गोल्ड फॉइल है, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं गोल्ड फॉइल है, सामने ये गोल्ड फॉइल है, मान लेते हैं ये गोल्ड फॉइल है। यहाँ पे स्पीड, यहाँ से स्पीड से, देखो यहाँ से स्पीड से अल्फा पार्टिकल आ रहा है, बाउंस कर दिया। तो मान लेते हैं कि गोल्ड फॉइल के अगर गोल्ड फॉइल है तो अल्फा पार्टिकल 30 डिग्री पे डेविएट कर रहा है। मान लेते हैं एजम्पशन, ये गोल्ड फॉइल है, ये है हमारा अल्फा पार्टिकल, ये गोल्ड फॉइल है, ये हमारा अल्फा पार्टिकल। अब मान लेते हैं कि ये अल्फा पार्टिकल 30 डिग्री पे डेविएट कर दिया जब गोल्ड था हमारे पास। मान लो गोल्ड की जगह एल्यूमिनियम रख लिए, मान लो, अरे मानने में क्या जाता है, साइंस में हर चीज़ पहले तो वो हाइपोथेटिकल होती है, तब जाके थ्योरेटिकल होती है, फिर प्रैक्टिकल होती है, समझे। मान लेते हैं मेरे पास एल्यूमिनियम का शीट आ गया, सिंगल लेयर ऑफ एटम का एल्यूमिनियम का शीट आ गया है, सिंगल लेयर। अब अल्फा पार्टिकल्स आया, अब वो 30 की जगह 45 डिग्री एंगल से डेविएट हो गया। यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर हम लोग मेटल अलग अलग लेंगे जिससे हम लोग अल्फा पार्टिकल टकरा रहे हैं तो अल्फा पार्टिकल अलग अलग एंगल से डेविएट भी होगा। अब आप पूछो कि सर डेविएट अलग अलग मेटल फॉइल रखने से अल्फा पार्टिकल अलग अलग डायरेक्शन में क्यों डेविएट होगा? इसके पीछे एक बहुत ही तगड़ा रीज़न है, बहुत ही ज़्यादा तगड़ा रीज़न है, ईजी भी है तगड़ा भी है। अब बताता हूँ। उससे पहले इस फॉर्मूले को हम लोग नज़र डालते हैं। इस फॉर्मूले पे जो भी अभी मैं समझाऊंगा, चिंता ना करो, पर उससे पहले हम लोग इस फॉर्मूले पे नज़र डालते हैं। फॉर्मूला ये कह रहा है कि अल्फा पार्टिकल, ये फॉर्मूला ये कह रहा है हमसे कि अल्फा पार्टिकल जब गोल्ड फॉइल से टकराया या फिर जब हम लोग अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे तब कितने अल्फा पार्टिकल पर्टिकुलर एंगल से डेविएट हुए, ये फॉर्मूला बताता है। कहने का ये मतलब है कि ऐसा तो है नहीं कि 30 डिग्री से केवल एक ही अल्फा पार्टिकल डेविएट होगा,
हजारों करोड़ों अरबों अल्फा पार्टिकल्स डेविएट होंगे। तो वही ये फॉर्मूला वही वही बता रहा है कि पर्टिकुलर एंगल पे, पहले तो बात ये थी कि पहले तो ये बात थी कि अलग अलग मेटल फॉयल रखने से अलग अलग एंगल डेविएट होगा, पर अब बात ये है कि मान लो अलग अलग फॉयल है, ठीक है, पर डेविएट होगा वो भी मान लेते हैं, पर कितने अल्फा पार्टिकल्स डेविएट होंगे एक पर्टिकुलर एंगल पे, एक पर्टिकुलर एंगल पे कितने अल्फा पार्टिकल्स डेविएट होंगे। इसको समझने के लिए मैं और आसानी से बता देता हूँ कि अगर मान लो 30 डिग्री पे 50 अल्फा पार्टिकल्स डेविएट हो रहे हैं, तो बताओ 45 डिग्री पे कितने अल्फा पार्टिकल्स डेविएट होंगे। अगर एटॉमिक नंबर दिया है और थीटा दिया है तो आराम से इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। देखो z क्या है एटॉमिक नंबर, थीटा क्या है एंगल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम लोग निकाल सकते, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स निकाल सकते हैं हम लोग कि कितने अल्फा पार्टिकल इस पर्टिकुलर एंगल पे डेविएट हुआ है। यही फॉर्मूला है इसका। अब हम लोग आते हैं इस पुरानी बात पे कि आगे में अलग अलग मेटल फॉयल रखने से अलग अलग मेटल फॉयल रखने से अल्फा पार्टिकल अलग अलग एंगल पे डेविएट क्यों करेगा। ये भी रीज़न जेन्युइन है कि आखिर में सर क्यों करेगा डेविएट। आप हमको रीज़न दीजिए, रीज़न दीजिए हमें क्यों डेविएट करेगा। तो बच्चों लो रीज़न लो तुम रीज़न, कॉपी खोल के बैठ जाओ और सुनो मेरी बात। देखो ऐसा तो है नहीं कि हमारे पीरियोडिक टेबल में या फिर हमारे नेचर में एक सिंगल गोल्ड एटम पाया जाता है, ऐसा तो है नहीं। पीरियोडिक टेबल खोल के देखो, उसमें 118 एलिमेंट्स पाए जाते हैं हमारे नेचर में। कुछ तो आर्टिफिशियली हैं, कुछ नेचुरल है। तो अलग अलग, सुनना ध्यान से, अलग अलग एलिमेंट्स में, चाहे वो मेटल हो, नॉन मेटल हो, मेटलॉइड्स हो, गैस हो, एक्टिनॉइड्स हो, लेंथेनॉइड्स हो, या फिर रेडियो एक्टिव हो। नहीं रेडियो एक्टिव नहीं कह सकते, सॉरी रेडियो एक्टिव नहीं, रेडियो एक्टिव को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी अपने स्टेट्स में हैं, उनमें अलग अलग प्रोटॉन्स की संख्या होती है। फिर से सुनो, कहने का मतलब ये है कि संसार में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं हो सकता कभी। अगर मान लेते हैं, मान लो हीलियम के पास अगर 2 प्रोटॉन हैं तो हाइड्रोजन के पास तो एक ही प्रोटॉन है। तो तुम्हें क्या पता चलता है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, अलग अलग एलिमेंट्स के पास अलग अलग प्रोटॉन की संख्या होती है। अब खुद बताओ, एक तो अल्फा पार्टिकल खुद डबली चार्ज हीलियम होता है, मतलब अल्फा पार्टिकल खुद एक पॉजिटिवली चार्ज है। अल्फा पार्टिकल एक खुद ही पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज। वही तुम सोचो एक अच्छा देखिए तुम लोग एक बात बताओ, एक पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा भयानक होगा कि 1000 पॉजिटिव चार्ज अगर इकट्ठा है वो ज़्यादा भयानक होगा। जाहिर सी बात है जो 1000 पॉजिटिव चार्ज वो ज़्यादा भयानक होंगे। तो वही अगर तुम्हारे सामने एक अल्फा एक एक मतलब कि एक प्रोटॉन है और अल्फा पार्टिकल्स से टकराना है एक प्रोटॉन को, तो हल्का सा डेविएट होगा क्योंकि एक ही प्रोटॉन है। वही अगर तुम 2000 प्रोटॉन्स को एक डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में कवर करके रख दो और कहो कि हम अल्फा पार्टिकल को इससे गुजारेंगे, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज मतलब ज़्यादा रिपल्शन तो ज़्यादा एंगल बनाएगा। तो यही है फंडा कि हम लोग अलग अलग एटम्स के मेटल फॉयल लेंगे तो अलग अलग डेविएशन शो करेगा अल्फा पार्टिकल, क्योंकि अलग अलग तब उस समय रिपल्शन फोर्स रहेगा। तो बच्चों ये रहा रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम और उसके कुछ आउटकम्स। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एक सबसे इंटरेस्टिंग सवाल। अभी मैं इसको रफ कर देता हूँ, सब लोग एक इंटरेस्टिंग सवाल पढ़ते हैं, बहुत मज़ेदार है, सबके दिमाग में ये बात आएगी। दिल में हो तुम। बच्चों रात के बज रहे हैं 3 और कल मेरा बर्थडे था। जिन्होंने विश नहीं किया है विश कर दे और सब्सक्राइब भी कर दे, ये मेरे लिए गिफ्ट हो जाएगा। दिल में हो तुम, सांसों में तुम। मैं जानता हूँ मैं बहुत बेसुरा गाता हूँ, पर क्या करूँ, मेरी गाने क्या रह जाएगी नहीं पढ़ाते वक्त, जब तक मैं गाता नहीं तब तक मैं पढ़ा नहीं पाता। और मेरे आँख से आंसू आ रहे हैं क्योंकि हवा चल रही है। तो बच्चों
एक बहुत मज़ेदार क्वेश्चन मेरे दिमाग में चल रहा है। ये क्वेश्चन का आंसर मुझे तो अभी पता है, लेकिन जब मैं भी स्टूडेंट था आप लोग के टाइम, स्टूडेंट क्या, मैं स्टूडेंट खुद ही हूँ, पर जब मैं आप लोग की एज में था, मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा था, तब मेरे दिमाग में एक सवाल आया था। बहुत नॉर्मल सा सवाल है। देखो बच्चों, ये है हमारा एक न्यूट्रल एटम। ये है इलेक्ट्रॉन्स। देखो देखो बच्चों ध्यान से, ये है एक न्यूट्रल एटम। देखो बच्चों, ये है एक एटम। इस एटम में इलेक्ट्रॉन भी हैं, प्रोटॉन भी हैं। तो अब एक बात बताओ बच्चों, एक बात बताओ, पॉजिटिव अट्रैक्ट्स निगेटिव। ये तो हमें पता है, पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है निगेटिव को, या फिर निगेटिव अट्रैक्ट पॉजिटिव। ये तो यूनिवर्सल लॉ है कि पॉजिटिव पार्ट निगेटिव पार्ट को हमेशा अट्रैक्ट करता है, निगेटिव पार्ट पॉजिटिव पार्ट को। तो मेरा सवाल ये है बच्चों कि जो ये प्रोटॉन है इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पा रहा है? अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहा है? क्यों नहीं ये इलेक्ट्रॉन जाके पॉजिटिव पार्ट से मिल जा रहे हैं, कोलाइड क्यों नहीं हो पा रहे हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स आखिर में पॉजिटिव पार्ट प्रोटॉन से क्यों नहीं कोलाइड हो पा रहे हैं यार? तो सोचो, सामने दिख रहा है ये पॉजिटिव पार्ट है, ये निगेटिव पार्ट है, तब भी ये दोनों अट्रैक्ट होके एक नहीं हो पा रहे हैं, दो दिल एक जान नहीं हो पा रहे हैं। आखिर में क्यों नहीं हो पा रहे हैं? सोचो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सोचो, आखिर में पॉजिटिव और निगेटिव पार्ट दोनों आमने सामने है, तब भी वो लोग उन लोग का मेल मिलाप नहीं हो पा रहा, उन लोग में संबंध नहीं बन पा रहा है। क्यों नहीं बन पा रहा है? सोचो, मैं 10 तक गिनूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिसको जिसको भी इस सवाल का जवाब पता है वो मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि आखिर में इस सवाल का जवाब क्या होगा। जल्दी जल्दी बताइए, आखिर में इस सवाल का जवाब होगा क्या? इस सवाल का आखिर में जवाब क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए। और जिनको नहीं पता सीरियसली उनको मैं बता दूं कि जो ये अट्रैक्शन फोर्स है, मतलब कि, एक मिनट रुको बच्चों, मेरा मार्कर गिर गया है, एक मिनट रुको बच्चों, मेरा रेड वाला मार्कर कहाँ गया? हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है अनलाइक चार्जेस के बीच में, वही जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इक्वल हो जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स के। कहने का ये मतलब हुआ, चाहे हम लोग एटॉमिक लेवल पे देखें या सोलर सिस्टम के लेवल पे देखें, सूरज भी आखिर पृथ्वी तो सूरज चक्कर लगा रहा है, तो काहे ने पृथ्वी खींच ले रही है, काहे ने सूरज पृथ्वी को खींच ले रहा है अपनी तरफ? क्यों नहीं खींच ले रहा है? क्योंकि पृथ्वी और सूरज के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है वो अट्रैक्शन फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स में चेंज हो जा रहा है और पृथ्वी को सूरज के चारों तरफ घुमा रहा है। इसका भी आंसर सेम है। जो चीज़ मैक्रोस्कोपिक लेवल पे होती है वह चीज़ माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी होती है। सिद्धांत सबका सेम होता है। ये नेचर इतनी अजीब है। तो मैं ये कह रहा था
तो जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खुद ब खुद एनर्जी पाके वो सेंट्रीपिटल फोर्स में चेंज हो जाती है, सेंट्रीपिटल फोर्स में चेंज हो जाती है। मेरा मार्कर नहीं चल रहा। सेंट्रीपिटल फोर्स में चेंज हो जाती है। और हम लोग अच्छे से जानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का काम होता है किसी बॉडी को एक ही ऑर्बिट में घुमाते जाना, घुमाते जाना, घुमाते जाना, घुमाते जाना। एक ही काम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का कि पर्टिकुलर ऑर्बिट में उसको घुमाते जाना, घुमाते जाना, घुमाते जाना। तो वही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो अट्रैक्शन था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो अट्रैक्शन था वो चेंज हो गया। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था वो चेंज हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स कभी भी प्रोटॉन के अंदर नहीं घुसते, ना ही उससे कोलाइड होते हैं, बल्कि उसके तरफ चारों तरफ घूमते रहते हैं अनलिमिटेड टाइम के लिए, जब तक उन्हें एक्साइट ना किया जाए किसी भी मीडियम के थ्रू। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा, आप लोग को मज़ा आया पढ़ने में कि नहीं, पढ़ने में मज़ा आया कि नहीं। तो बच्चों एक मिनट रुको, मैं थोड़ा पानी पी लूँ। एक मिनट रुको, थोड़ा पानी पी लेता हूँ, फिर बात करता हूँ आप लोग से। भाई एक मिनट रुक जाओ। एक मिनट रुको। हाँ बच्चों, आ गया मैं, फुल एनर्जी के साथ आ गया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हेडिंग डाल दीजिए आप लोग। डिस्टेंस ऑफ मेरा मार्कर भी खराब हो गया। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इसका बड़ी बड़ी बुकों में टफ डेफिनेशन दिया है, बहुत टफ डेफिनेशन दिया है, पर मैं आपको इसी को सबसे आसान भाषा में समझाने वाला हूँ, जो कि वो होगा हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप मुझे माफ़ कर सके मेरे लेट आने के लिए, तो प्लीज़ अपना माफ़ी लाइक करके दिखा दीजिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।